साइंस मनुष्य अपने आसपास होने वाली बहुत सी घटनाओं को देखती है और ऑब्जर्व करती है। जैसे बिजली का चमकना, मौसम का चेंज होना, सन का सन के राउंड अर्थ का रिवॉल्यूशन करना। ये सभी घटनाएं, ये सभी फिनोमिनन कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ी हुई है और इसी का ऑब्जर्वेशन हम लोग साइंस में करते हैं। तो जय हिंद। मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा और आपका फिजिक्स टॉक। आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टॉक में और हम बात करेंगे साइंस की, क्योंकि साइंस की जो दुनिया है अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप उसको अगर साइंस को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपकी जीवन भी अधूरा है। नहीं तो चलिए उस अधूरे जीवन को हम लोग फुलफिल करेंगे साइंस के थ्रू और पढ़ेंगे कि साइंस होता क्या है, साइंस के कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फिर हम लोगों का जो टारगेट है फिजिक्स में, उस फिजिक्स को भी देखेंगे। बट ये तो पहले समझ ले कि साइंस आखिर होता क्या है। तो आइए हम लोग डिफिनीशन से सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस द स्टडी द वर्ड साइंस ऑरिजिन फ्रॉम साइंटिया। साइंस जो वर्ड है, जो शब्द है, वह साइंटिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साइंटिया से। और साइंटिया मीन्स क्या होता है? या कहें टू नो या फिर कहें कि नॉलेज। तो साइंटिया मीन्स क्या होता है? तो साइंटिया मीन्स होता है नॉलेज या फिर टू नो, यानी जानना। यानी जानना क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स दैट द स्टडी एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल वर्ल्ड। नहीं, जब हम नेचुरल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, जब उसको जानने की प्रयास करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो साइंस वर्ड है इसका जो ओरिजिन है वो साइंटिया से हुआ है। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से लिया गया है साइंस को, जिसका मतलब होता है नॉलेज एंड टू नो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कि ब्रांच ऑफ साइंस क्या है। नहीं, ब्रांच ऑफ साइंस क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, तो देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। फर्स्ट तो है फिजिकल साइंस एंड अनदर है नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है साइंस एंड फर्स्ट है बॉटनी एंड सेकेंड है जूलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, जहाँ आप प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं और बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। एंड सेकेंड इज जूलॉजी, जहाँ हम इसे हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, या फिर जहाँ हम जानवरों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या है? इट इज ऑल्सो डिवाइडेड टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फिजिक्स एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री। और हम लोगों का जो पार्ट्स है कि फिजिकल नेचुरल साइंस ही है। नहीं, जहाँ हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए हम लोगों का जो टारगेट है फिजिक्स का, हम धीरे धीरे फिजिक्स पर भी बढ़ेंगे और देखते हैं कि फिजिक्स की डिफिनेशंस क्या है, परिभाषाएं क्या होती है, और समझते हैं फिजिक्स के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है, और ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ नेचुरल साइंस। नहीं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस, मैटर्स एंड एनर्जी। मैटर्स और एनर्जी किस तरह से कार्य करती है। नहीं, जहां हम इस चीज को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एक यूनिवर्स होता है, जो यूनिवर्स जो है वो भी मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बना होता है। हमारा यूनिवर्स मैटर्स और दूसरा एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो आप अपने नोट पे ये लिख लेंगे।
नहीं, तो मैं लिख देता हूं कि इट इज यूनिवर्स इज made up of matter and एनर्जी। नहीं, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो भी किससे बना हुआ है? मैटर और दूसरा एनर्जी। नहीं, और मैटर क्या होता है? मैटर आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं वो सभी क्या है? मैटर कहलाती है। और स्टोन नहीं, एंड जितने भी पार्टिकल है वो सभी क्या है? मैटर ही है। नहीं, और हम कह सकते हैं कि आप नेचर में जितनी भी चीज प्रेजेंस है वो सभी कहीं ना कहीं मैटर से ही मिलकर बने हुए हैं। और मैटर कहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, है कि नहीं? चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब हम देख लेते हैं कि फिजिक्स को एक स्टडी के लिए सुविधा, यानी फिजिक्स की सुविधा के लिए, यानी उसके स्टडी की सुविधा के लिए हम लोग फिजिक्स को कितना 8 भागों में से 8 पार्ट्स में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। एक है मैकेनिक्स, पहला क्या है? मैकेनिक्स। उसके बाद साउंड को पढ़ेंगे, उसके बाद हीट, फिर लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैकेनिक्स आप क्लास 10th के बाद जब इंटर में आप लोग जाएंगे, आईएससी करेंगे, तो वहाँ मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। नहीं, मैकेनिक्स तो आप उससे भी 10th से भी नीचे पढ़े हैं, वो बेसिक मैकेनिक्स होगी, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, वो लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़े होंगे, तो ठीक है। उसके बाद साउंड भी आप लोग क्लास 11 आईएससी में पढ़ेंगे जरूर। हीट के बारे में भी पढ़ेंगे, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग क्लास 12th में एकदम डीप है, करंट, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से है, नहीं, वहाँ पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म, जी हाँ, क्लास 12th में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे। मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़ेंगे। एंड मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो वहाँ आप रिलेटिविटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, 8 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप उसमें जैसे डायोड होते हैं, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस सब के बारे में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, तो उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो है मैकेनिक्स, और देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स, जहाँ हम पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। तो लिख लेते हैं डिफिनीशन। देखिए, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स तो क्या कह सकते हैं मैकेनिक्स के बारे में कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द branch of physics, the branch of physics in which we study about the motion of the particle. तो मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स का हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स,
ये फिजिक्स की ब्रांच है जिनमें हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल के मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जरा समझते हैं मैकेनिक्स। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक मार्कर है, नहीं, और जब आप इसे ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, तो इसमें क्या था, पहले तो ये रेस्ट में था, बट जैसे ही इसको हमने छोड़ा, नहीं, तो ये फिर क्या आ गया, मोशन में आ गया, नहीं, तो इस मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, अब देख लेते हैं कि इसकी ब्रांच क्या क्या है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की जो पार्ट है, इसके मेनली 3 पार्ट्स हैं। एक है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स एंड दूसरा है डायनामिक्स। दूसरा है डायनामिक्स एंड तीसरा है स्टैटिक्स। तीसरा क्या है? स्टैटिक्स। अब देखिए, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब हमने मार्कर को ड्रॉप किया, नहीं, जब हमने मार्कर को ड्रॉप किया इसमें मोशन तो हुई, नहीं, बट हम लोग इस मोशन के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, नहीं, इसकी डिस्टेंस क्या है, नहीं, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, नहीं, बट इसमें हम बात नहीं करेंगे कि ये जो मोशन हुई आखिर इसके पीछे कॉज क्या है, नहीं। तो जब हम स्टडी करते हैं किसी मोशन की कि उस आखिर इस ऑब्जेक्ट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, नहीं, एक्सेलरेशन क्या है, और इसकी डिस्टेंस, नहीं, कितने समय में ये नीचे गिरा, नहीं, तो जब हम इस सब की स्टडी करते हैं बिना कॉज के, नहीं, कि बिना कॉज के कहने का मतलब कि इस मोशन के पीछे आखिर क्या कारण था कि ये मोशन हुआ, तो इसके बिना ही हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ओनली फॉर मोशन के। तो हम लोग उसमें तब हम कहते हैं कि काइनेमेटिक्स है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। तो लिख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स, तो स्टडी अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल। हम लोग पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं, उसके कॉज की बात नहीं करते हैं कि उसके मोशन के पीछे कॉज क्या है, नहीं, ओनली फॉर मोशन की बात करते हैं। और डायनामिक्स में स्टडी अबाउट मोशन एंड कॉज। नहीं, कॉज को जरा समझ लेते हैं कि कॉज आखिर क्या है, फिजिक्स में कॉज का क्या मतलब होता है। देखिए, जब मैंने इस मार्कर को ड्रॉप किया, नहीं, तो ये एक्चुअली नीचे की तरफ क्या हुआ, इसकी मोशन नीचे की तरफ हो रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन जैसी एक फोर्स लग रही है, नहीं, तो इसके पीछे कारण क्या है, एक फोर्स है इसके पीछे कारण, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, नहीं। तो वो जो कॉज होते हैं, यहाँ देखिए हमने क्या देखा कि फोर्स इसके पीछे क्या थी, कारण थी इसके नीचे गिरने की, है कि नहीं, तो वो होती है कॉज। बट हम लोग जो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं वो इफेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? इफेक्ट की बात करते हैं, नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इफेक्ट को, क्या देखते हैं, इफेक्ट को। बट इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉज को, कि इसके पीछे कारण क्या था, मोशन का कारण क्या था, नहीं, इसमें दोनों चीज पढ़ते हैं। तो स्टडी अबाउट मोशन एंड कॉज बोथ, नहीं, दोनों ही यहाँ लिख लीजिए, बोथ, दोनों चीज की हम लोग, मोशन की और उसके साथ साथ
उसके कॉज को भी जानने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। एंड स्टैटिक्स क्या है, ठीक है। स्टैटिक व्हेन पार्टिकल when when we study when we study when we study study at rest at rest when we study at rest of particle, पार्टिकल क्या होता है जब रेस्ट में होता है, तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था मैकेनिक्स, ये पार्ट्स, एक थे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड तीसरा क्या था, स्टैटिक्स। ये तीनों थी नहीं, तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा फुल एक डिफिनीशन देख लेते हैं। नहीं, तो देखिए डिफिनीशन क्या है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन देख लेते हैं। नहीं तो लिखिए काइनेमेटिक्स, इट इज द part of it is a part of mechanics, it is a part of mechanics of physics, it is a part of mechanics of physics in which in which या इन स्टडी लिख लीजिए, इन स्टडी about motion of the particle motion of the particle motion of the particle without knowing cause of motion called kinematics। तो हमने क्या देखा काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन, इट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के मैकेनिक्स का ये पार्ट है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बिना ये जाने कि उसके पीछे कारण क्या था, उसके मोशन होने का कारण क्या था। नहीं, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। नहीं, अब काइनेमेटिक्स हमने देख लिया है। नहीं, डायनामिक्स हम लोग जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद जो आती है वो आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। नहीं, क्योंकि यदि हमें वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इन सभी की यदि हमें मेजरमेंट करनी होती है, कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कमी जरूर खलती है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये मेजर ही नहीं कर सकते कि उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे चाहिए। तो उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ लेते हैं। नहीं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं क्या है इसकी डिफिनेशन। देखिए, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस with help of which the position of any particle at any point या any time can be determined नहीं, is known as frame of reference, is known as फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो अगर इसको हम थोड़ा सा फील आपको करवाते हैं। देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं नहीं, तो आप लोग स्कूल की डिस्टेंस यानी दूरी तय तो करते ही होंगे, बट उस दूरी को मापने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। अब किसके रेफरेंस में आप स्कूल की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं? तो हो सकता है कि आप अपने घर से नहीं, आप अपने विलेज से उसकी स्कूल की दूरी को तय कर रहे होंगे नहीं, या फिर मेजर भी कर रहे होंगे। तो आपने क्या माना, आपने घर से या फिर आप अपने गांव से उस स्कूल की दूरी को मापा नहीं, तो आपका गांव या फिर आपका जो घर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नहीं। स्कूल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लोग क्या कर रहे हैं, गांव के आप अपने घर या फिर गांव के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्कूल की डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं नहीं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्कूल का डिस्टेंस भी अलग अलग होगा नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वही हमने लिखा कि द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट विच टाइम एनी टाइम्स कैन बी डिटरमाइंड नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझ लेते हैं। अब यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लेंगे 2D नहीं लेंगे, 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं नहीं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस नहीं, ये क्या है जेड एक्सिस। सपोज कर लीजिए ये क्या हमारा ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है। अब ओरिजिन से मान लेते हैं कि एक कोई पार्टिकल यहाँ है, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी पॉइंट पे। तो पार्टिकल कहाँ है, पी पॉइंट पर है नहीं। अब देखना है कि जो पार्टिकल पी पॉइंट पर है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होंगी, है कि नहीं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस एंड जेड डिस्टेंस, एक्स वाई कॉमा जेड। ये क्या है, इस पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा नहीं। अब अगर हम कहें कि ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, इसको अगर हम लोग आर कह देते हैं, क्या कह देते हैं आर, तो बताइए कि आर क्या होगा नहीं।
बता दीजिए कि आर क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ, ऐसे लिखिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम O, नहीं, डिस्टेंस of particle distance of particle P from P from respect to origin, नहीं, origin के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो R इज इक्वल टू, आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कितना होगा बता दीजिए। ये हो जाएगा एक्स आई कैप क्यूब, क्योंकि जो आई के एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग आई कैप कहते हैं, और वाई को जे कैप एंड जेड को के कैप। नहीं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा या फिर पोजीशन वेक्टर कह दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आर, यानी हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप हो जाएगा। नहीं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्या आपने नोट कर लिया है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। नहीं, तो कॉपी पे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से जो है ना, एक कहते हैं कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई लेक्चर को आप ऑनलाइन या फिर देखते हैं, तो कॉपी और पेन आप ले के बैठिए। नहीं, तब आपका बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी स्टडी में। नहीं, स्क्रीनशॉट लेने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं और देखते हैं कि हमें डिस्टेंस यानी पोजीशन वेक्टर तो फाइंड हो चुकी है। नहीं, अब हम लोग जरा वेलोसिटी भी निकाल के देख लेते हैं। नहीं, और हाँ, यहाँ पे आर को क्या कहेंगे बाबू, इसको आर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग इरेज करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तो हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस भी मिट गया है, कोई नहीं, हम लोग फिर से लिख देते हैं। ठीक है, और क्या था जी, ये एक्स वाई और जेड था। नहीं, चलिए, ये पोजीशन वेक्टर था। ठीक है, एक्स वाई जेड के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड कैप के बारे में क्या कहेंगे, तो लिखिए वेयर आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है,
ठीक है, देन हम लोग वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड हो चुका है, तब हम लोग वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं। नहीं तो देखिए, देन द velocity of the particle, velocity of the particle velocity of the particle नहीं, तो velocity v इज इक्वल टू है कि नहीं, v इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है dx अपॉन dt। क्या होता है, dx अपॉन dt। बट यहाँ पे जो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dr अपॉन क्या लिख देंगे, dr वेक्टर अपॉन dt लिख देंगे। नहीं, अब बताइए, यदि हम d अपॉन dt को बाहर रखें और कोष्ठ में रखते हैं x y और z को, नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, या फिर लिखिए एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड की कैप। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप और प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। नहीं तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी है वो निकल के आ जाती है। नहीं, और इसे आप बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी निकल के क्या आई, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप और प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और अगले हम लोग जो आने वाली जो अगली क्लास होंगी उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, नहीं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दूसरा होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। नहीं तो आज के लिए यहीं रहने दीजिए। थैंक यू।